हेलो बच्चों, फिर से हमारा आपका मुलाकात। और हम लोग आज जो है दूसरा वीडियो बना रहे हैं। दूसरा वीडियो आज है हमारा। और पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th चैप्टर 1, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था लास्ट वीडियो में? कहां तक बात किया था हम लोगों ने? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक्वस सॉल्यूशंस पे। तो समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिकैप करते हुए समझते हुए चलते हैं। सपोज कर लीजिए NaCl है। NaCl कैसा होता है आप लोग को पता ही है। NaCl होता है सॉलिड NaCl, वही नॉर्मल नमक जो होता है हमारे घरों में। तो NaCl को अगर हम पानी में डालेंगे, NaCl कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो सॉल्ट और उसको हमने पानी में डाल दिया। पानी कैसा होता है? लिक्विड। तो ये जो ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या बताता है? स्टेट बताता है, सब्सटेंस का स्टेट बताता है। तो NaCl नमक और पानी लिक्विड है। पानी लिक्विड में हमने सोडियम क्लोराइड सॉलिड को डाल दिया। तो यहां पर पानी को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिसमें कोई भी सोल्यूट को घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जिसको घोला जाता है, जो घुलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्यूट। ठीक। हिंदी में इसको विलेय बोलते हैं और इसको बोलते हैं विलायक। अब ये NaCl पानी के साथ मिक्स होकर के बनाएगा एक्वस। ठीक। तो सॉल्वेंट जहां पर ऐसे सब्सटेंसेस में जहां पर सॉल्वेंट एज ए वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये जो सॉरी गड़बड़ हो गया तो भाई, क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ इससे हुआ कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है? NaCl एक्वस लिखना है। NaCl एक्वस लिखना है। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहां पर वाटर एज ए सॉल्वेंट की तरीके यूज होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। ठीक। तो समझ में आप लोग को आ रहा है? मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके का क्या दिक्कत आ रहा है। मैं प्रयास करूंगा तो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। किसी भी तरीके से केमिस्ट्री की कोई भी बात ऐसा ना हो कि किसी को ना समझ में आए। सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में एकदम आ जाए, उसमें कोई शक का कोई गुंजाइश ही न रहे। ठीक। तो अगला हम लोग को है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ये बड़ा जो है बच्चों के जो है बड़ा ही बच्चों को जो है दिक्कत रहती है, टेंशन रहता है कि सर इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का सबसे पहले मतलब क्या होता है? बैलेंस का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पर तराजू रहता है, बैलेंस इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो जिसपे जितना, जैसे सपोज करिए हम 1 kg शुगर खरीद रहे हैं, 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं। तो 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं तो 1 किलो का बाट एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम शुगर डालना शुरू करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस, बराबर हो गया। बस सेम उसी कॉन्सेप्ट को, सेम उसी चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स LHS में हो उतने ही एलिमेंट्स हमारे RHS में होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं?
बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या है? LHS और RHS में एलिमेंट्स सेम हो, सेम एलिमेंट्स होंगे तो उनका मास भी सेम होगा, तो जिससे हम लोग आगे चल करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप लोगों ने 9th में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तुमने, 9th वाले आप लेक्चर में आप देख सकते हैं, 9th क्लास के जो वीडियोस बनेंगे मेरे, उसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए, तो चर्चा ये है हमारी कि कैसे बैलेंस करें इक्वेशंस को। तो अभी पहले शुरू में सीखने के लिए तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, और फिर इसके बाद इसको आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो ये हमारा एक रिएक्शन है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, और इस तरीके से आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसमें हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का एक सिंपल सा पहले आपको हम तरीका बता देते हैं। यहाँ पर एक इस तरीके से, अभी शुरू में तो हम लोग ऐसा चार्ट बनाएंगे, बाद में इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता या जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? इसमें है आयरन है, और क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। और फिर रिएक्टेंट, और फिर प्रोडक्ट। ठीक। तो आयरन, अब इसको करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि रिएक्टेंट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। उसको हम लोगों को सिंपली, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसको हम लोगों को लिख लेना विदाउट एनी टेंशन। तो देख लीजिए आयरन कितना है रिएक्टेंट में? एक आयरन है यहाँ पर, एक आयरन। कुछ कुछ गड़बड़, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ठीक हो गया, बन गया। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे? आयरन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों। तो रिएक्टेंट कौन कौन से? आयरन कितने हैं रिएक्टेंट में? एक आयरन। ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में आयरन कितना है? तीन आयरन है। ऑक्सीजन कितना है? चार ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? दो हाइड्रोजन। ठीक, हमने सब लिख लिया। अब बैलेंस करने के लिए तरीका क्या है? सबसे ज्यादा है क्वांटिटी में, सबसे संख्या में ज्यादा है, सबसे पहले उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है 4, तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा वाले को बैलेंस करेंगे। तो ये है हमारा ऑक्सीजन 4, तो हमने क्या यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया। क्या लिखेंगे हम लोग? Fe प्लस H2O। एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो चार ऑक्सीजन के लिए 4 का मल्टीप्लिकेशन गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो आप देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 हो गया, और हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, तो हाइड्रोजन हो गया है 8, ये हो गया है 4। तो ऑक्सीजन हमारा हो गया है बैलेंस। ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया बच्चों? बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन हमारे LHS में रिएक्टेंट साइड में, और 4 RHS या प्रोडक्ट साइड में होंगे। अब किसको देखने हैं? अब देखना है कि अब ज्यादा कौन है। अब ज्यादा कौन है, ध्यान से देखिए। ये देखिए 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन है हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, 8 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में केवल कितने? 2 हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। तो अगला हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। Fe plus 4H2O gives
Fe3O4, यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 4H2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हमारा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए। तो दो चीजें हमारी बैलेंस हो चुकी हैं। सबसे पहले कौन सा बैलेंस हुआ हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 4 4, देख लीजिए 4 ऑक्सीजन और इधर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 2 जा 8, दो चीजें बैलेंस होंगी। अब क्या बैलेंस करना है हमको, ये देखिए हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमको आयरन बैलेंस करना है, तो आयरन पे कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 3 का, तो 3 आयरन भी हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो गया, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं। और आगे चल के आप लोग को हायर क्लासेस 11th में 2-3 रेडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड और भी कई मेथड्स होते हैं जो रिएक्शंस को बैलेंस, अभी हम लोगों को इसी मेथड पे हीट एंड ट्रायल से ही बैलेंस करना है, तो वो हम लोगों को अभी बड़ा पड़ जाएगा, उसको अभी जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसमें तो चार्ज नहीं है, अदरवाइज चार्ज रहता है तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है उतने एलिमेंट हमारे राइट हैंड साइड में बैलेंस होने चाहिए। चलिए एक बार आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ पर भी 3 आयरन है, 3 आयरन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो सही, तो आई थिंक आप लोगों को आज ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ही इजीली आ गया है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करके इस वीडियोस को आपको फिर से रिवाइज करके देखिएगा और उसको बार बार करिए। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग इस पे। ये देखिए कुछ और भी हमारे पास रिएक्शंस हैं जिसपे हम लोग इसको ले सकते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक तो ये वाला रिएक्शन है कि मैग्नीशियम की बर्निंग हो रही है और हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो स्टेट भी लिखना आपको सिखा देते हैं। मैग्नीशियम कैसा होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस होता है। और MgO सॉलिड। अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, चाहे तो चार्ट बना लीजिए, चाहे तो ना बनाइए तब भी अब चलेगा। इसको सीख गए हैं तो चार्ट बनाने की बहुत खास जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एलिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट में क्या है, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट में क्या है। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितना मैग्नीशियम है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट में 1 है, 1। चलिए सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है यहाँ पर ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में। तो हमको यहाँ पर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लिकेशन। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है ना। तो 1 ऑक्सीजन है तो इस पे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होगा। अब इसमें 2 का आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये भी हमारे पास मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करना, मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 2। तो अब क्या किया जाए मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए, चलो पहले लिख लेते हैं Mg प्लस O2 गैस 2 MgO। पहले स्टेप में हमने किसको बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा था, 2 एटम। अब मैग्नीशियम
ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी है और 2 ऑक्सीजन इधर भी है। अब हमको मैग्नीशियम बैलेंस करना है, 2 मैग्नीशियम इधर है तो इधर भी बैलेंस करना है, तो हम क्या करें, इसमें मैग्नीशियम में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो 2 का यहाँ से मल्टीप्लीकेशन, तो 2mg प्लस O2 गैस 2 टाइम्स MgO। ठीक हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे चेक किया जाए, चेक कर लो। 2 मैग्नीशियम इधर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड में 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड। LHS और RHS में क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, सिंपल। तो इससे होता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन और है H2Cl2 और 2HCl, तो दोनों बराबर हैं, 2 हाइड्रोजन भी है 2 क्लोरीन भी है, तो इसमें से तो हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। क्या किया जाए, 2 क्लोरीन है या 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, हो गया बैलेंस। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। स्टेट लिखने की बात आती है तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन कैसा स्टेट होता है। हाइड्रोजन का स्टेट, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। क्लोरीन के लिए क्या लिखा जाता है बच्चों, जी। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी बन रहा है, तो H2 प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस, ये भी हमारा रिएक्शन। तो जो आपको लगता था कि ये तो बड़ा ही कठिन है, ये तो कैसे होगा, बड़ा लगता था बर्डन, तो देखा आपने बच्चों कि कितना इजी है रिएक्शंस को बैलेंस करना, रिएक्शंस को लिखना। केमिस्ट्री के रिएक्शंस को अगर हम कंसेप्चुअली करेंगे तो हमको बहुत ही ज्यादा टेंशन नहीं होगा, बहुत ही इजी हमको याद हो जाएगा और हम एग्जामिनेशंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आ पाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोग की दिक्कतें दूर हो रही हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं आप लोगों की। तो बैलेंस हम लोग करेंगे, क्वेश्चन ढेर सारे। और एक और बात होती है सिंबल्स, जैसा कि हम लोग कई जगह पर देखे, अभी हम लोगों ने पहले जितने भी रिएक्शंस किया हमने, तो कई जगह पर हमने देखा कि हम लोग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, जैसा कि मैं पहले से ही बात कर चुका हूं कि फिजिकल स्टेट्स भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस में लिखते हैं। फिजिकल स्टेट्स भी केमिकल रिएक्शंस में हम लोग लिखते हैं। और फिजिकल स्टेट कौन कौन से होते हैं भाई, सॉलिड होता है ना, लिक्विड होता है, गैस होता है, गैसियस स्टेट होता है, और एक्वस सॉल्यूशन। इस पे हम लोगों ने भी चर्चा किया था थोड़ी देर पहले कि जब पानी में घुला रहता है कोई भी चीज, जहां पर वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, तो उसको भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसको। तो सॉलिड के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम लोग, एस, स्मॉल एस, है ना। जैसे हम लोग सपोज करिए सोडियम ले रहे हैं, तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में स्मॉल एस इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया है। मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम, और यहाँ पर हम लिखेंगे एस। ठीक, तो जो भी सॉलिड चीजें हैं NaCl, NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में यूज हो रहा है तो S, इस तरीके से हम सिंबल्स यूज करते हैं। सॉलिड के लिए S, लिक्विड स्टेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, लिक्विड के लिए L। ठीक, तो लिक्विड के लिए L, जैसे हम लोग अगर वाटर लिख रहे हैं H2O, तो ऐसा सब स्क्रिप्ट में L, नीचे ब्रैकेट में L लिख देंगे। ठीक, तो कोई भी चीज है लिक्विड, और क्या लिक्विड हो सकता है, C2H5OH, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसको हम लोगों ने लिया L। चलो, C2H5OH, ये क्या है बच्चों, इथेनॉल। कैसा होता है, ये लिक्विड होता है। अरे वही अल्कोहल, शराब, लिक्वर, C2H5OH लिक्विड। तो गैसियस स्टेट जैसे हाइड्रोजन, ऐसा G लिखते हैं, Cl2 क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन O2 गैस G, और नाइट्रोजन गैस, ये सब
गैसेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? जी यूज करते हैं। अगर कोई भी चीज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पानी में कोई भी चीज घुला हुआ है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एक्वस। जैसे NaCl अगर पानी में घुला हुआ है तो उसके लिए एक्वस। अगर किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है तो वो उसके लिए क्या लगाते हैं? एक्यू। एक्यू मतलब एक्वस। एक्वा मतलब पानी में घुला हुआ है, मिक्स है, सॉल्यूशन बनाया है पानी के साथ। ठीक है बच्चों, तो मजा आ रहा है आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही हैं? मेरी लैंग्वेज क्लियर है? किसी भी तरीके का कोई अगर आपको प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है लैंग्वेज से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझको कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को चीजों को पूरी पूरी तरीके समझ में आए। और जहां पर भी आप देख रहे हो, गांव में हो, कस्बे में हो, सिटी में हो, कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में आप नंबर 1 बन सकते हैं। केमिस्ट्री में आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। केमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी गुड एंड इजी सब्जेक्ट। तो दिमाग में हर वक्त इसको रखिएगा। मैक्सिमम लड़कों को मैंने देखा है कि केमिस्ट्री से वो बड़ा घबराते हैं, बहुत जो है उनको डर लगता है कि सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं। अगर केमिस्ट्री कठिन होता तो सबसे पहले तो मैं ही केमिस्ट्री ना लेता, ना पढ़ाता। तो केमिस्ट्री इजी है, इसको समझ समझ के पढ़ना है। बहुत ज्यादा कुछ चीजें हमको याद करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना? जैसे सिंबल्स याद करने हैं, कुछ फार्मूले याद करने हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम चीजें समझने वाली हैं, उनको हमको समझना है। समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं सारे। तो देखा जाए आगे, फिर हम लोग ये बातें समझ में आ गई, सिंबल्स भी समझ में आ गए। कौन कौन से समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक बार रिवीजन कर लिया जाए। और बताइए। और एक और बताया था, वो क्या है? एक्वस। वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोगों ने रिवीजन किया इसका। कभी कभी रिएक्शंस को में हम लोग गैस की जगह पर, जब कभी गैस रिलीज होती है तो वहां पर हम इस तरीके का एरो लगाते हैं, ऊपर की तरफ एरो, है ना? ऐसा। गैस के लिए इसका मतलब होता है कि गैस जो है निकल रही है या उड़ जा रही है, इवाल्व हो रही है, भाग जा रही है, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो कहीं पर भी अगर गैस का रिएक्शन में है अगर, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का एरो भी यूज करते हैं। चलिए इसमें जैसे कि हम लोग एक देख लेते हैं। और प्रेसिपिटेशन के लिए ये देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब कभी कहीं पे कोई चीज जम रही है या थक्का बन रहा है ना? जैसे ब्लड कोआगुलेट या प्रेसिपिटेट हो जाता है, कटने के बाद कोआगुलेट या प्रेसिपिटेट हो जाता है, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट होता है, थक्का जम जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसे के लिए हम लोग इस तरीके का सिंबल, है ना, नीचे की तरफ ऐसे लगाते। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे बैठ गया है टेस्ट ट्यूब में, जहां पे भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, इस तरीके से। जैसे ये AgCl के एग्जांपल है। सिल्वर नाइट्रेट कैसा है? पानी में घुला हुआ। इसका मतलब कैसा है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है। सोडियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ है, सोल्यूशन एक्वस है। AgCl ये सॉलिडिफाई हो गया है और ये प्रेसिपिटेट बना है। देखिए इसके लिए हम लोगों ने प्रेसिपिटेट के लिए ऐसा नीचे एरो। तो ये इस रिएक्शन इक्वेशन में ये हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट आउट कर। सिल्वर नाइट्रेट अभी भी पानी में रिएक्शन में घुला हुआ एक्वस फॉर्म में। सोडियम का रिएक्शन, सोडियम कैसा होता है बच्चों? सॉलिड स्टेट में। वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो सोडियम को वाटर में जब मिक्स करेंगे तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होगा। और थोड़ा सा जो है धीरे धीरे एडिशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइटली एडिशन करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज होती है, और कभी कभी आप लोगों को फायर या बर्निंग की तरीके दिखाई देगा। ठीक है, तो सॉलिड था हमारा सोडियम और लिक्विड है वाटर। ये हमारा एक्वस पानी में घुल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन गैस निकल गई।
तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसके लिए हमारा कैसा सिंबल होगा, इस तरीके से। तो गैस के लिए बच्चों कैसा सिंबल, ऐसा सिंबल, और प्रेसिपिटेट के लिए कैसा सिंबल, ऐसा। ये इसको क्या बताता है कि ये गैस हमारी निकल रही है, उड़ जा रही है ना। ऐसा सोच सकते हैं कि गैस क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसलिए ऐसा वाला सिंबल बना रहे हैं एरो की ऊपर की तरफ। अगर कहीं पर भी ऐसा, इसका मतलब है कि वो गैसियस स्टेट में वो एलिमेंट या मॉलिक्यूल है वो बाहर जाए। ऐसा सिंबल बन रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सिंबल्स के बारे में। हम लोगों ने देखा कुछ सिंबल्स जो केमिकल इक्वेशंस में यूज होती हैं, हम लोगों ने देखा किस तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस तरीके से हम रिएक्शंस को और ज्यादा, मतलब एक केमिकल इक्वेशन से हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई एक केमिकल रिएक्शन है तो उससे हम और कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, किस तरीके से, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कोई अभी एक रिएक्शन लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन पे, देख लीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जी, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन का फार्मूला बच्चों, नाइट्रोजन का फार्मूला होता है, नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2। क्या हो गया भाई, पेंसिल आ जाओ। ठीक है, ये वाला ले लें, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। शशांक जी देखिए ये पेंसिल कैसे हो गया, पेंसिल ले रहे हैं, ये पेंसिल कंटिन्यू टू ट्राई आउट, ये तो ठीक है। ये पेंसिल ले रहे हैं, कलर ये पतला तो बहुत ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों, नाइट्रोजन N2 जो कि होता है गैसियस स्टेट में, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फार्मूला, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2 गैसियस स्टेट, और ये बना रहा है अमोनिया NH3, और अमोनिया भी होता है गैसियस स्टेट में। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वहां पर हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और वहां पर भी 2 है, तो N2 + 3H2 gives 2NH3। इससे क्या हो गया, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है, रिएक्टेंट के हमने सिंबल्स को लिखा, प्रोडक्ट के सिंबल को लिखा, बीच में एरो लगाया, और फिर रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर उनके स्टेट्स के बारे में जानकारी दिया हमने। इतनी चीजें तो हम लोग को पता हो गई। अब इसके बाद अगर हमको पता करना होता है कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए, तो यहाँ पर एरो के ऊपर 2-3 बातें लिखती जाती हैं, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस, किसके किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में जानकारी, टेम्परेचर, और किसके बारे में, कंडीशंस के बारे में, और क्या जानकारी दे सकते हैं हम लोग, प्रेशर के बारे में, कि भाई फला जो रिएक्शन है उस पे क्या कुछ स्पेशल प्रेशर या केवल नॉर्मल प्रेशर पे ही जो है रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, और
एक जो बड़ी बात आती है वो है कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। तो बहुत सारे रिएक्शंस में हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि हम लोग रिएक्शंस को फास्ट कर सके, और रिएक्शन अगर फास्ट होगा तो थोड़ा हमारा समय बचेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शंस होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस अमोनिया के फॉर्मेशन में, दिस इज अमोनिया। तो ये तो बातें हो गई। तो एरो के ऊपर या नीचे इन सारी कंडीशंस को हम लिखते हैं। टेम्परेचर हो गया, और इस रिएक्शन में हमने लिख दिया 200 एटीएम। एटीएम का मतलब यहां पर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो आप लोग को पता है दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आप लोगों ने फिजिक्स में हो सकता है पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेशर की यूनिट होती है, और भी ढेर सारी यूनिट होती हैं। बार होता है, पास्कल होता है, और भी बहुत सारे mmHg होता है, cmHg होता है। तो ये भी एक यूनिट है कि इस रिएक्शन में स्पेशली कितना 200 एटीएम प्रेशर यूज हो रहा है, इसका मतलब हाई प्रेशर यूज हो रहा है। कैटलिस्ट एज ए आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन हमको इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन से, कितनी ढेर सारी बातें पता चल रही है कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है? 500 डिग्री सेल्सियस पे। कितने प्रेशर पे काम हो रहा है? 200 एटीएम पे हो रहा है। कौन सा कैटलिस्ट है? आयरन एज कैटलिस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉलिबेडनम एज अ प्रोमोटर यूज होता है। मॉलिबेडनम एज ए प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब होता है जो कैटलिस्ट के भी एक्टिविटी को बढ़ा दे। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं कैटलिस्ट हूं, मैं कैटलिस्ट हूं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे जो है 10 घंटे में, 5 घंटे में नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है मेरी ये वीडियो देख करके वो आधे घंटे 1 घंटे में चीजों को, इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो टीचर एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो ठीक है, मैं एक कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है या रिएक्शन को फास्ट कर रहा है? सिंपल शब्दों में हम कहें तो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। जो मेरी एक्टिविटी को, सपोज करो कि मेरा एक जो है प्यून है, और मुझको जो है समय समय पे पानी ला के पिला रहा है, जूस ला के पिला रहा है, मेरे बाकी सारे इधर उधर के काम को जो है ना वीडियो पे यहाँ पे सिस्टम बना रहा है, जो भी है, तो वो क्या कर रहा है? मेरे एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो प्रमोटर है, हमको प्रमोट कर रहा है, मेरी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर मॉलिबेडनम एक्ट एज अ प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? विच इनहेंसेस और इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन। रेट बढ़ा देता है या फास्ट कर देता है स्पीड को, रेट को। तो इतनी बात हो गई बच्चों। तो ये रही बात हमारे कि केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप देखेंगे कि चीजें होती रहेंगी, और ये आपको केमिकल रिएक्शंस, और आप देखेंगे कि बुक्स में तो केमिकल रिएक्शंस ही भरे पड़े हुए हैं। तो केमिकल इक्वेशंस ही है सारी जगहों पर, केमिकल प्रॉपर्टीज हो या जहां पर भी हैं। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रिएक्शंस हम लोगों ने देखा है ना। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया जाए, देखते हैं।
ये अपने पुराने स्लाइड्स पे आ जाते हैं। तो ये हमने मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए देखा। अच्छा हाँ, एक चीज हम लोग थोड़ा सा छोड़ दिए थे, अच्छा हुआ हम लोगों को। तो और भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को, अभी तुमने इतना बता दिया, एक चीज और बताना है हमको। N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 gives 2NH3। अभी एरो को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। अगर ऐसा एरो लगता है तो इसका मतलब कैसा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि फिर वो रिवर्स ना हो। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो जहां पर ऐसा साइन लगता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको बोलते हैं दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन लगा, ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा है? इरिवर्सिबल। और ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो। सिंपल से समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं अमोनिया। ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, वही पुरानी बात हो रही है कि रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। ठीक है, अभी तक तो हम लोग यही बात करते आ रहे हैं। अब इस स्पेशल रिएक्शन में मतलब रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जैसे ही बनने लगता है तो ये टूटता भी है। अब अमोनिया जो बन रहा है थोड़ा थोड़ा टूट करके वो अमोनिया अपने कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें जो आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो इधर की तरफ हो रहा है बैकवर्ड की तरफ तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और इसका डिटेल में चैप्टर है 11th में, और उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। उसमें हम इसी तरीके के सारे रिएक्शंस की डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और कैसे, और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि हमारा रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लिबरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बच्चों? हीट और एनर्जी के बेसिस पे जो रिएक्शन होता है हमारा, रिएक्शन होता है वो दो तरीके का। रिएक्शन कितने तरीके का होता है? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? कौन कौन सा? कुछ लोगों को पता भी होगा, कमेंट में लिख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो on the basis of thermodynamics or on the basis of heat or energy, the reactions are classified into 2 types. First is exothermic reaction. Exothermic. Exothermic reaction, ex मतलब exit, ex का मतलब exit, exit मतलब क्या होता है? निकलना, लिबरेट होना, लिबरेट होना, लिबरेट्स। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी निकलती है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे सपोज करो हम लोगों ने कागज को जला दिया, अपना पेपर लिया, पेपर को जलाया, कंबसन, कंबस कर दिया। या किसी भी गैस को हमने जलाया है ना, जैसे रसोई घर में हमारे है ना, किचन में जो हमारा गैस जल रहा है, एलपीजी गैस जल रहा है, उसमें कौन सी गैस होती है? यस, कौन सी गैस? ब्यूटेन। यस,
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस होता है। तो वो गैस क्या हो रही है, बर्न हो रही है, कंबस हो रही है, तो उसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ साथ क्या निकल रहा है, एनर्जी, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं अपने घरों में, खाना बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कोई भी बर्निंग होता है, कोई भी कंबसन होता है, वो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल कंबसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इस मार्कर को अगर जला दे कुछ एनर्जी निकलेगी, लकड़ी को जलाएं कुछ एनर्जी निकलेगी, किसी भी चीज को अगर आप जलाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें रिलीज होगी। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग कंबसन रिएक्शंस, और ऐसे जिसमें एनर्जी निकल रही है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हीट एग्जिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व्ड। ठीक है बच्चों, जैसे हमने मीथेन ले लिया, गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन को जला दो, जब मीथेन जलेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, है ना, H2O बनेगा, और प्लस कुछ ना कुछ हमको हीट मिलेगा H के फॉर्म में, या E लिख दीजिए, एनर्जी या H हीट। तो दूसरे तरीके के रिएक्शन एंडोथर्मिक, विच एब्सॉर्ब रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विच एब्सॉर्ब हीट, रिएक्शन विच एब्सॉर्ब हीट। ऐसे रिएक्शंस जो हीट क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली जब दो लोग जुड़ते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप के होते हैं। और डिकम्पोजिशन किसी चीज को तोड़ने के लिए उसमें एनर्जी हमको जरूरत पड़ेगी, उसमें लगानी पड़ेगी एनर्जी। तो ऐसे रिएक्शन जनरली कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अभी हमको मोटा मोटा ये पता रहना है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती, जिसमें एनर्जी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन खुद एनर्जी बिना लिए नहीं होगा, रिएक्शन पहले एनर्जी लेगा तब वो होगा, अगर उसको एनर्जी नहीं मिली तो रिएक्शन होगा नहीं। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, तो हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। अभी तक जितनी बातों को हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार हम लोगों को उसको समरी कर लेते हैं। कैसे समरी कर लिया जाए, रिएक्टेंट्स, मान लीजिए वही अमोनिया बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कैसा होता है, गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन कैसा होता है, गैसियस स्टेट में। ये एरो बता रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, मैंने बैलेंस कर दिया, और यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में भी है। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन। और क्या चाहिए, ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इनके स्टेट्स के बारे में बात हो गई। और बताओ बच्चों, टेम्परेचर के बारे में हम लोग एरो के ऊपर, प्रेशर के बारे में हम लोग एरो के ऊपर या नीचे ऐसे लिखते हैं। कैटलिस्ट के बारे में आयरन, प्रमोटर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर प्लस H का मतलब इसके साथ ही साथ अमोनिया के साथ साथ यहाँ पर क्या निकल रही है, H फॉर हीट भी निकल रहा है। तो कैसा रिएक्शन है बच्चों, ये है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में अमोनिया के अलावा हीट भी निकल रही है। यस, heat is also liberated in this reaction. That's why this type of reactions are known as exothermic reactions. ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है, निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से
समझ में आया होगा आप लोगों की, चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं बच्चों। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये बातें समझ में आ गई हैं। इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशंस, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो हमको कोई केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन बता नहीं पाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारा केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाता। सबसे पहला तो है फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है, प्रैक्टिकली वो फिजिबल है। फिजिबल मतलब हो रहा है या हो रहा, फिजिबिलिटी का मतलब होना, फिजिबिलिटी का मतलब होना, मतलब वो रिएक्शन प्रैक्टिकली वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम इक्वेशन देख करके नहीं बता सकते। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो आपको हो देखने में अच्छे लगेंगे, सीधे लगेंगे, बैलेंस लगेंगे, लेकिन वो रिएक्शंस एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उनका फैसला कैसे होता है, उनका फैसला बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। जैसे आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, एक्टिविटी सीरीज, है ना, मेटल कौन एक्टिव है, कौन थोड़ा सा लेस एक्टिव है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे चल के आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जब जानकारी, पोटेंशियल का मतलब ताकत, कि किसके अंदर कितनी ताकत है, कौन किसको हटा पाएगा, किसको कौन नहीं हटा पाएगा, तो इन सब सारी बातों के बारे में आगे आप लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाता। क्या नहीं बता पाता भाई? फला रिएक्शन कैसा है, तो फला रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, तो दो बातें नहीं इंफॉर्मेशन दे पाता। कौन कौन सा? पहला तो फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी नहीं बताता हमारा कोई भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस फिजिबिलिटी के बारे में तत्पर बता नहीं सकते। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा, FeSO4 प्लस कॉपर गिव्स CuSO4 प्लस आयरन। देखिए देखने में रिएक्शन तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो कंटिन्यू कर दें? ठीक है, हम कंटिन्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख रहे थे, एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं हम लोग। क्या है एग्जाम्पल? एक कॉपर रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, कॉपर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, चला ठीक। तो कॉपर रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ और कॉपर सल्फेट बना रहा है CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। CuSO4 कैसा? एक्वस है, पानी में घुला हुआ है। H2SO4 कैसा? एक्वस है, सॉलिड। देखने में तो रिएक्शन ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक बैलेंस लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्यों रिएक्शन फिजिबल नहीं है? क्योंकि कॉपर की जो एक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या है? कम है, या हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर नहीं सकता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे वीडियोस में, यूनिट 3 में या चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में हम लोग इसकी बातों को देखेंगे, एक्टिविटी सीरीज के बारे में। वहां तक आपको, उस चैप्टर में आपको इस चीज का आइडिया थोड़ा ज्यादा लग पाएगा। दूसरा मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस के रेट भी हम लोग इक्वेशन को देख करके नहीं बता सकते। तो ये दो ऐसे चीजें हैं जो हम केमिकल रिएक्शंस को देख करके नहीं बता सकते हम लोग। तो वेलोसिटी के बारे में, रेट के बारे में चीजें पता नहीं चल पाएंगी। तो काफी जो है हम लोग सिस्टम आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही इजी फील कर रहे हैं आप लोग, काफी इजी फील कर रहे हैं।
और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कब आएंगे। तो हो गया, देखिए आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस होते हैं हम लोगों को देखना है ये। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला और सिंपल जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कंबाइन, जुड़ रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स जुड़ करके एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस बनाते हैं, है ना। जैसे ये देखिए ए और बी जुड़ करके क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं। पी मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, या ए प्लस बी प्लस सी, तीन लोग मिलकर के प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। तो इस तरीके के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, चूंकि चीजें दो है जुड़ रही है ना, ए और बी क्या हो रहा है आपस में जुड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं हम लोगों के पास, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया जाए, ले लीजिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। क्या हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ढेर सारे रिएक्शंस जो कि एग्जांपल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबसन ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है, कार्बन का फार्मूला सॉलिड है कार्बन, ऑक्सीजन O2, कार्बन और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको बोलते हैं कंबसन, मतलब कार्बन का जलना, बर्निंग ऑफ कार्बन। और ये भी रिएक्शन कैसा है, और इसमें से क्या निकल रहा है, H। तो कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कंबसन किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर गैस बना रहे हैं, वाटर H2O वेपर बना रहे हैं गैसेस स्टेट में। और बैलेंस कर लेंगे फिर हमको, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं बैलेंस, 2H2O और वहां पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे 4, तो 2 तो ये क्या हो गया, कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन का भी हमने एग्जांपल दिखाया ही। आयरन सल्फाइड बनता है, आयरन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, दोनों आपस में हीट के प्रेजेंस में FeS बना है, आयरन सल्फाइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और भी रिएक्शन हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। अमोनिया का फार्मूला NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, NH4Cl। तो दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, दोनों कंबाइन हो गए, इसलिए इस तरीके के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये पहले तरीके का रिएक्शन हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ जा रहे थे और कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना रहे थे। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए,
जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, स्प्लिट कर जाए, स्प्लिट स्प्लिट कर जाता है। जब कोई कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट कर जाए या टूट जाए, तो ऐसी स्थिति को कुल मिला के कॉम्बिनेशन, जो पहले रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब ही होता है, डीकंपोज का क्या मतलब होता है? ब्रेकडाउन या टूटना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? जनरली चीजें टूटेंगी। इसका एग्जांपल दिया इन्होंने, है ना? द सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एक सिंपल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में जब टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल दिया डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो टूटेगा कब? टूटने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको हीट को देना पड़ेगा। कोई चीज कब टूटेगी? जैसे ये मार्कर है, ये कब टूटेगा? जब इसको हम कुछ एनर्जी देंगे तब ये टूटेगा। तो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। तो जनरली ये रिएक्शंस डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शंस होते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिएक्शन को चाहिए होती है, रिएक्शन को देनी होती है। तो डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला क्या बच्चों? CaCO3। लाइमस्टोन का फार्मूला क्या बच्चों? CaCO3 को हीट कर रहे हम तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड है, और इसका मतलब है हम हीट कर रहे हैं। ऐसा डेल्टा बनाते हैं, इसका मतलब हम इसको हीट कर रहे हैं। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, इसका क्या मतलब होता था कि जो गैस बन रही है वो लिबरेट हो जा रही है, निकल जा रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2 का भी हम लोग थर्मोलिसिस कर रहे हैं, और ये भी टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये बनाता है वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। 2H2O2 2H2O प्लस O2, और ये ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? लिबरेट हो। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, 2 टाइम्स ले लेते हैं और इसको हम हीट करते हैं, तो बन जाता है हमारा 2KCl प्लस 3 टाइम्स O2। ऑक्सीजन गैस यहाँ भी लिबरेट हो रही। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में टूट रहा है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन, डिकम्पोज का मतलब ब्रेकडाउन होना। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके आगे जितने भी और तरीके के रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये सब हम लोग आगे करेंगे।